हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा 5th पार्ट है जिसमें हम वहन के बारे में पढ़ेंगे। और वहन भी जो है ना, मानव के वहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मानव में वहन। सबसे पहले तो समझते हैं कि वहन जो है वो होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मानव शरीर के अंदर भोजन, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे मानव का वहन कहते हैं। ये तो हो गया मानव का वहन, यानी जनरलाइज सेंस में अगर हम बात करें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वहन मतलब वाहन। भाई वहन और वाहन जो है ना वो एक ही बात है। वहन मतलब एक चीज़ को या बहुत सारी चीज़ों को, कितनी भी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वाहन लेके जाता है ना, जिसके माध्यम से जाते हैं, उसे हम कहते हैं वहन। और ये वहन की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। यानी वहन क्या हो गया? भोजन, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का जीव शरीर के भीतर आदान प्रदान। भाई मुख से कोई चीज़ जो है ना जीव के शरीर के अंदर चली गई, और उसके बाद जितनी चीज़ की आवश्यकता थी, किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जैसे भोजन हो गया, ठीक है, गैसों में हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो हो गए, वो सब तो शरीर के अंदर जो है ना अवशोषित होते रहेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहेंगे। और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर में अपचित रह जाते हैं, जिसके बारे में हमने बात की है पहले भी। उनको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है ना। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का जीव शरीर के भीतर आदान प्रदान होता है, वह प्रक्रिया कहलाती है वहन। ठीक है, यानी शरीर के मुंह के अंदर आने के बाद और शरीर से बाहर निकलने से पहले जितने भी परिवर्तन होंगे ना, वो सब वहन के अंदर आएंगे। ये बात हो गई वहन की जनरल डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं मानव के परिसंचरण तंत्र की। पहले तो समझते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र होता क्या है। वही परिसंचरण मतलब, संचरण मतलब जाना, और परि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। तो परिसंचरण तंत्र क्या हो गया? मानव शरीर के अंदर वे सभी अंग जो मिलकर उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को या पदार्थों को, हम कहेंगे वस्तु नहीं, पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वे सभी अंग क्या कहलाएंगे? परिसंचरण तंत्र। यानी मानव शरीर के अंदर भोजन, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी अंगों को ही हम क्या कहते हैं? मानव परिसंचरण तंत्र के निर्माणकर्ता। ये बात हो गई मानव परिसंचरण तंत्र की परिभाषा की। उसके बाद आता है मानव परिसंचरण तंत्र के कितने भाग हैं। मुख्यतः हम बात करें तो 4 भाग है। सबसे पहले आता है रुधिर, दूसरा आता है वाहिकाएं, तीसरा आता है हृदय और चौथा आता है लसिका। सबसे पहले समझते हैं रुधिर क्या होता है। आपको जो है ना ये लाल और नीले रंग की 2 लाइनें दिख रही है ना, लाल और नीले, ये क्या है? हमारी वाहिकाएं। वाहिकाएं मतलब वाहन। जैसे हमारी बस होती है ना, बस क्या करती है? बहुत सारे लोगों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो हमारी वाहिकाएं तो क्या करती है? ये जो रुधिर होता है ना, इसको पूरे शरीर के अंदर अपने अंदर बिठा करके और एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाती होती है। मतलब रुधिर तो क्या है? एक तरल पदार्थ है पहली बात तो, क्योंकि तरल का बहना आसान होता है, ठीक है। तरल का और गैस का जो है ना, द्रव का और गैस का बहना आसान होता है। और तरल हम किसे कहते हैं? द्रव और गैस जिसमें दोनों आए ना, उसे हम तरल कहते हैं। तो रुधिर क्या है? तरल पदार्थ, और उसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें मानव के शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण पदार्थ है वो होते हैं। इन दोनों को मिलकर रुधिर का निर्माण होता है। और जिन ट्यूब जैसी संरचनाओं के अंदर ये रुधिर बहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वाहिकाएं। जो आपको ये लाल और नीली दिख रही हैं, लाल वालियों को हम कहते हैं धमनी, और नीली वाली जो है उनको हम कहते हैं शिराएं। अब एक चीज़ और है कि एक्चुअल में इनका रंग जो है ना वो लाल और नीला नहीं है, सिर्फ हमने दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए इनका रंग लाल और नीला बता दिया है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद अगला अंग आता है हमारे पास हृदय। हृदय क्या है? ये जो हमारी वक्ष गुहिका में स्थित है ना, थोड़ा सा बाईं तरफ, इसे हम क्या कहते हैं? हृदय। हृदय का काम क्या है? हृदय जो है ना वो एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। मतलब ये जैसे आपके माता पिता से आपको जब भी पैसे की आवश्यकता होती है आप ले लेते हो ना, और उसको इस्तेमाल कर लेते हो। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से आप माता पिता के पास जाते हो। तो उसी प्रकार से क्या होता है? हमारा ये हृदय होता है। हृदय के अंदर जो है ना रुधिर जमा होकर रखता है, और जब भी शरीर को जिस भी जहाँ भी जगह पे आवश्यकता होती है ना, वहाँ पे रुधिर चला जाता है। किस प्रकार जाता है वो हम आगे बात करेंगे।
उसके बाद अगला आता है हमारे पास लसिका। लसिका क्या है भाई, हमारे ये जो रुधिर है ना, कभी कभी क्या होता है कि इस रुधिर से जो खाद्य पदार्थ हैं या प्रोटीन है या और भी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं वो क्या नहीं लग जाते हैं, रिसने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये रुधिर की जो नलिकाएं हैं बाहर की, इसकी जो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो ये बाहर की नलिका है, मतलब ये बहुत पतली होती है और इसमें से कभी कभी पदार्थ रिसने लग जाता है। तो जब उस स्थिति में क्या करेगा, अगर रिसने लग जाए तो ये शरीर के बाकी अंगों को खराब कर देगा, है ना। तो उसी शरीर के बाकी अंगों को खराब करने से बचाने के लिए इनके चारों तरफ एक और जो है ना कोशिकाएं लिपटी होती हैं और उसे हम क्या कहते हैं, लसिका। यानी लसिका का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, रुधिर के अंदर से जो भी चीज़ें निकल गई उनको अपने अंदर सोख लेना और वापस से रुधिर में मिला देना। और वो रुधिर में कहाँ मिलाती है, महाशिरा में मिलाती है। वो हम बाद में बात करेंगे महाशिरा कहाँ स्थित होती है। और दूसरा क्या होता है, वसा का जो वहन है ना वो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लसिका कर सकती है। यानी दो काम हो गए, एक तो रुधिर ने जो भी पदार्थों को बाहर निकाल दिया गलती से या जैसे भी, उनको सोख के सही जगह पे ले जाना, और दूसरा मानव शरीर के अंदर वसा का स्थानांतरण करना। ये बात हो गई एक मोटी सी बात मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में और उसके अंगों के बारे में। यानी मानव परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः 4 अंग हैं, रुधिर, वाहिकाएं, हृदय और लसिका। उसके बाद अगला आता है हमारे पास, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसमें जो है ना 4 भाग होते हैं। तो पहले भाग के बारे में जानते हैं, रुधिर। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल पदार्थ है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं बहती हैं और उन कोशिकाओं के अंदर हमारे आवश्यकता के पदार्थ होते हैं। वो आवश्यकता के पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकती हैं, वो खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं और वो हमारे उत्सर्जित पदार्थ भी हो सकते हैं, यानी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो प्लाज्मा तो क्या हो गया, ये जो पीला पीला सो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये क्या है, हमारा रुधिर। रुधिर में ये जो पीला पीला सा जो हिस्सा होता है ना, जो तरल सा आपको दिख रहा है, जो मतलब पानी जैसा है, वो तो क्या हो गया, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर मुख्यतः अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली होती है आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, जो आपको लाल लाल सी इसमें दिख रही हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान पूरे शरीर में, किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है और रुधिर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कोशिकाएं होती है प्रकार की, वो होती है WBC, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, वे जो मानव के शरीर में अनुरक्षण का काम करती हैं। अनुरक्षण यानी जब हम कभी बीमार हो जाते हैं ना, तो जो बीमारियों से लड़ती हैं जो कोशिकाएं, उनको हम क्या कहते हैं, WBC। ठीक है, और उसके बाद तीसरी जो क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है भाई प्लेटलेट। प्लेट और लेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है, यदि हमारे शरीर के बाहरी अंग पर कभी भी चोट लग जाए तो हमारे पूरे शरीर में जो है ना वाहिकाएं बह रही हैं, हमारी त्वचा के अंदर भी, तो क्या आ जाता है, हमारा खून आने लग जाता है। उस खून में आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है ना उस खून पे एक थक्का जम जाता है, मतलब खून इकट्ठा हो जाता है और खून निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर वो थक्का जमाने का काम और खून निकालना बंद करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं, प्लेटलेट। ठीक है, यानी रुधिर में जो है मुख्यतः अगर हम बात करें तो 2 पदार्थ हो गए, प्लाज्मा और कोशिकाएं। और जो है कोशिकाओं के 3 भाग हो गए, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। तीनों का हमने, आरबीसी का काम ऑक्सीजन का वहन करना, WBC का काम बीमारियों से लड़ना और प्लेटलेट का काम अगर कभी आपको चोट लग जाए तो आपके खून को थक्का जमाना। उसके बाद अगली आता है हमारे पास वाहिकाएं। वाहिकाएं हमने बात की एक वाहन की तरह काम करती हैं। ये पूरे रुधिर को जो है ना शरीर के सिर से लेकर उसके पाँव तक लेके जाती हैं। ठीक है, अब ये वाहिकाएं जो है वो 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। धमनी क्या होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अक्सर हम धमनी की डेफिनेशन गलत समझते हैं, जिसकी वजह से पूरा हमारा परिसंचरण तंत्र जो है ना वो कभी समझ में नहीं आता। वे सभी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में रुधिर को लेकर जाती हैं उनको तो हम क्या कहते हैं, धमनी। और वे सभी कोशिकाएं जो शरीर के अंदर, या वे सभी वाहिकाएं जो शरीर के अंदर से सभी भागों से रक्त ला करके और हृदय में डालती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शिराएं। यानी शिराएं क्या हो गई, जो हृदय में रक्त लेकर आती हैं, ये याद रखनी है हमेशा ये बात। और धमनी क्या हो गई, वे जो रक्त को हृदय से बाहर लेकर जाती है। हमने बात की थी ना कि हृदय जो है ना हमारा एक स्टोर हाउस की तरह काम करती है, इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करने का काम तो कौन करती है, शिराएं।
और इकट्ठा करने के बाद बाहर ले जाने का काम कौन करती है? धमनी। एक चीज़ और है कि धमनी जो है वो अक्सर ऑक्सीजन अपने अंदर रखती हैं, यानी धमनियाँ जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड रुधिर को या रक्त को अपने अंदर रखती है। एक एक्सेप्शन है इसका, और वो कौन सा है? हमारा फुफ्फुस। फुफ्फुस या जो हमारी पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजन होती है, और वो इसीलिए हमेशा बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम क्या सीखते हैं? धमनी वो होती है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और शिरा वो होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है। लेकिन नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या होती है? धमनी वो है जो हृदय से रक्त को बाहर लेकर जाती है, और शिरा वे हैं जो हृदय के अंदर रक्त को लेकर जाती हैं। ठीक है, ये बात हो गई है हमारी। ये जो धमनी और शिराएँ हैं ये और ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। धमनियाँ बहुत सारी धमनिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, और शिराएँ जो है बहुत सारी शिरिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं। और फिर ये धमनियाँ और शिरिकाएँ बहुत सारी केशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और ये विभाजित होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एक ही ट्यूब जो है ना वो निकल के और पूरे शरीर में चल रही है। हृदय से एक धमनी निकलेगी, मान लो एक शिरा निकलेगी, फिर उस धमनी के बहुत सारे भाग हो जाएंगे, और उनको हम क्या कहेंगे? धमनिकाएँ। और उसके बाद उन शिराओं के बहुत सारे भाग हो जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? शिरिकाएँ। और उसके बाद इन धमनियों, जो धमनिकाएँ थी उनके भी बहुत सारे भाग हो गए, क्योंकि हमें तो सब जगह रक्त लेकर जाना है ना, हमारे सिर से लेकर के पाँव तक लेकर जाना है। तो एक ही मोटी पाइप जाएगी तो क्या करेगी? एक जगह बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा और हमारे हाथों में नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की क्या होती है कि एक जो है तना होता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी शाखाएँ फैलती रहती हैं। उस शाखाओं की भी फिर बहुत सारी जो है ना शाखाएँ फैलती रहती हैं। इसी प्रकार से हमारी वाहिकाएँ होती है, जो मेन शाखा होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? धमनी और शिरा। फिर धमनियों की जो बहुत सारी जो शाखाएँ हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? धमनिका। और जो शिराओं की हो जाती हैं उनको शिरिकाएँ। और फिर जो इन धमनिकाओं की भी हो जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे? केशिकाएँ। और जो शिरिकाओं की भी हो जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे? केशिकाएँ। उनको मतलब हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है हृदय। हृदय के मुख्यतः जो है 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाले दोनों आपको पीले पीले दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले, इनको हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। और जो नीचे वाला, ये जो लाल पूरा एक दिख रहा है, ये 2 हिस्से हैं। ये भी नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है? निलय। यानी ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आलिंद, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? निलय। आलिंद का काम क्या होता है? आलिंद का काम होता है कि कहीं से भी लाके रक्त को जमा करना, और ये रक्त को जमा करने का काम कौन करती हैं? शिराएँ। ठीक है, और निलय का काम क्या होता है कि रक्त को यहाँ से ले जाकर पूरे शरीर में ले जाना, या फिर जो है हमारे जो है फुफ्फुस में ले जाना, यानी वो काम कौन करता है? निलय। ठीक है, यानी हमारे आलिंद का काम क्या हो गया? रक्त आके इकट्ठा करना। और शिराओं का काम क्या हो गया? रक्त आकर लेकर के अपने अंदर इकट्ठा करना। आलिंद और शिराओं का काम है रक्त इकट्ठा करना, और हमारे निलय और धमनी, इनका काम क्या है? रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाना, एक हृदय से पूरे स्थान में, पूरे शरीर में लेके जाना। उसके बाद अगली चीज़ आती है वाल्व। ये अब आलिंद और निलय भी जो है ना आपस में एक दूसरे के अंदर जो रुधिर है उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका परिसंचरण कर सकते हैं। और ये किसके माध्यम से होते हैं? वाल्व। वाल्व मतलब वाल्व जो है जैसे हमारी एक नल होती है ना, नल को खोलने के लिए हमारे पास एक जो ना हम घुमाते हैं उसको, या एक बटन आप लगा लो होता है, तो वो बटन का काम क्या करता है? वाल्व। मतलब आलिंद और निलय के अंदर जो रुधिर का आदान प्रदान होता है वो वाल्व की तरह होता है। वाल्व जो है ना वो एक दरवाजे की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आलिंद और निलय के अंदर रुधिर का आदान प्रदान हो सकता है। इतनी बात हो गई हमारी। उसके बाद अगला आता है हमारा लसिका। लसिका में हम बात कर चुके हैं। लसिका भी जो है ना, लसिका में रुधिर जैसी ही लगभग सी संरचनाएं होंगी, बस प्रोटीन की संख्या थोड़ी सी कम होगी। तो जो रुधिर में है क्या है? प्लाज्मा और कोशिकाएं हैं। तो लसिका में भी क्या होगा? प्लाज्मा होगा और खाद्य पदार्थ होंगे। कोशिकाओं की बजाय इसमें क्या होंगे? खाद्य पदार्थ होंगे। हमने बात की थी वो खाद्य पदार्थ अक्सर कौन सा होता है? वसा। यानी हमारे मानव परिसंचरण के 4 भागों में रुधिर के 2 भाग है, प्लाज्मा और कोशिकाएं। वाहिकाओं के भी 2 भाग हैं, धमनी और शिराएं, जो आगे आके धमनिकाएं और शिरिकाएं, और फिर आखिर में क्या बनाती हैं? केशिकाएं। हृदय के हमारे के 3 भाग हैं, आलिंद और क्या है? निलय, और जो हमारे दरवाजे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाल्व। अब आता है लसिका। जो लसिका के अंदर क्या है? प्लाज्मा और खाद्य पदार्थ। ठीक है, उसके बाद बहुत ध्यान से समझना बेटा ये चीज़। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास
कि मानव हृदय का स्ट्रक्चर जो है ना वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में ना जो इन चारों सिस्टम में से अक्सर जो ना या तो परिसंचरण तंत्र पूछा जाता है या उत्सर्जन तंत्र से प्रश्न बनते हैं। ऊपर वाले जो हमने दोनों तंत्र पढ़े हैं, पोषण और हमारे पास श्वसन तंत्र, उसमें से अक्सर वायवीय श्वसन ही पूछा जाता है या फिर पादपों में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। और वैसे भी 6 नंबर का चैप्टर है, तो आइए देखते हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे कि मानव हृदय को अगर हम बात करें तो जब हम दिल बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना? नहीं, गलत बन गया अभी। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। जब वैसे फोटो वाला जब दिल बनाते हैं तो मानव का जो हृदय है ना वो लगभग ऐसा ही दिखता है। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है ना। अब इसको हृदय को, जो मानव का जो हृदय है, इसका पहले बात तो आता है साइज़। इसका साइज़ जो ना लगभग हमारी मुट्ठी जितना होता है। इसको अगर बीच में से काट दिया जाए, मतलब ये जो मानव हृदय है इसको बीच में से काट दिया जाएगा लंबवत तौर पे, तो ये कैसा दिखता है? तो ये ऐसा दिखता है। अब देखते हैं इसके भाग। हमने अब तक हम समझ चुके हैं कि इसमें 3 भाग होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय और बीच में क्या होता है? वाल्व। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? निलय। ठीक है। अब इन आलिंद और निलय को भी जो है ना 2 भागों में बांटा हुआ है। जो बीच में एक जो है ना एक कोशिका, हम कहेंगे विभाजिका है। विभाजिका मतलब कि एक मसल्स का, हमारी एक मांसपेशियों का एक बंडल है जिसने इसको पूरी तरह से बांट रखा है। मतलब आलिंद और निलय के बीच में जो है ना बायां आलिंद, और ये जो ऊपर वाला हमारा ये है इधर वाला बायां आलिंद, दूसरा क्या है हमारे पास इधर बायां निलय, ये क्या है? दायां आलिंद और ये दायां निलय। अब जो बायां आलिंद और दायां आलिंद है, इन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता, कोई आदान प्रदान नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा जो बायां निलय और दायां निलय है, इन दोनों के बीच में भी कोई आदान प्रदान नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद यानी पहले हमारा जो इधर वाला हिस्सा है ये क्या हो गया? बायां आलिंद, उसके दूसरी तरफ वाला दायां आलिंद। इसी प्रकार से जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें इधर वाला बायां निलय और इधर वाला हमारा क्या हो गया? दायां निलय। ये दिख रहे हैं ना? ये क्या हो गया हमारा? बायां आलिंद। नीचे वाला क्या हो गया? बायां निलय। इधर ऊपर वाला दायां आलिंद और नीचे वाला दायां निलय। 4 पार्ट क्लियर हो गए। उसके बाद जो इन दोनों को बीच बांटता है, यानी जो दायां आलिंद और बायां आलिंद को और दायां निलय और बायां निलय को बांटता है, उसे हम कहते हैं विभाजिका। ये एक मांसपेशियों का बंडल है जो इन दोनों को बांटता है। उसके बाद अगली चीज़ आती है, हमने बात की थी धमनी की और किसकी बात की थी? शिराओं की। धमनी हमने क्या कहा था? वे सभी जो इसके हृदय के अंदर से रक्त को लेकर जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनियाँ। जैसे ये, इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार है। देखो सारी की सारी जो है ना हमारी धमनियाँ कैसे रंग की दिखा रखी है हमने? लाल रंग की। और लाल रंग का मतलब क्या है? कि उनके अंदर कैसा रक्त है? ऑक्सीजन वाला रक्त है। लेकिन हमारे पास जो फुफ्फुस धमनी है वो कैसे दिखा रखी है हमने? नीले रंग की। नीले रंग की क्यों दिखा रखी है? क्योंकि फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या है कि फुफ्फुस धमनी के अंदर पहली बात तो जो है ना ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत रक्त नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त नहीं होता है, फिर भी इसका नाम धमनी है। क्योंकि धमनी का मतलब क्या है? धमनी का मतलब ये है कि वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय के बाहर लेकर जाती है वो क्या कहलाती है? धमनी। और जो रक्त को अंदर लेके आती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शिराएं। तो अब देखते हैं ये फुफ्फुस धमनी का काम क्या है। फुफ्फुस धमनी जितना भी पूरे शरीर में आकर के ये रक्त जो है ना जमा हो गया है उसको लेकर जाती है फुफ्फुस तक। और ये रक्त जो है ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। और कहाँ से लेके जाती है? ये दायां निलय से लेके जाती है। ये देखो दायां निलय में है ना ये अटैच, तो दायां निलय से जो है ना फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी विऑक्सीकृत रुधिर जो है वो लेके जाती है। उसके बाद एक हमने दिखा रखी है महाधमनी। महाधमनी का काम क्या है? महाधमनी पूरे शरीर में जो ऑक्सीकृत रक्त है, और ऑक्सीकृत रक्त किससे जाता है? बायां निलय से। ऑक्सीकृत रक्त बायां निलय से पूरे शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, उसका नाम क्या है? महाधमनी। उसके बाद एक यहाँ हमने दिखा रखी है महाशिरा। महाशिरा क्या होती है? जो पूरे शरीर में जितना भी विऑक्सीकृत यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, 2 शब्द मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत। विऑक्सीकृत मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, और ऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। तो वह वाहिका जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में घुली हुई होती है उसको ले जा करके और दायां आलिंद में जमा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाशिरा। यानी अभी अभी हमने क्या सीखा कि जो है हमारे मानव हृदय के 4 भाग हैं,
बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। बायां तथा दायां आलिंद और बायां तथा दायां निलय को बांटने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? विभाजिका। और वह धमनी जो हमारे दायां निलय से विऑक्सीकृत रुधिर फुफ्फुस तक लेकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। महाधमनी वह वाहिका जो ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के सभी अंगों में लेकर जाती है। कहाँ से लेकर जाती है? दायां निलय से लेकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाधमनी। ये जो है ना, ये यहाँ अटैच है, ये महाधमनी। उसके बाद महाशिरा वह वाहिका जो पूरे शरीर से विऑक्सीकृत यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लाकर और दायां आलिंद में जमा करती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाशिरा। अब इनके ऊपर जो है ना महा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये बहुत सारे भागों में डिवाइड हो रखी है नीचे, लेकिन आखिर में जाके जो है ना वो एक ट्यूब बन जाती है, इसलिए इनके आगे क्या लगा हुआ है? महा। मतलब ये सबसे बड़ी है, इसलिए इनके आगे क्या लगा हुआ है? महा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि मानव का परिसंचरण तंत्र, जो क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आता है कि मानव के परिसंचरण तंत्र को जो है ना दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, या मानव का परिसंचरण तंत्र समझाइए। हमने रक्त का जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ रही है कि ली है कि रक्त के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि हमारे हृदय की संरचना क्या होती है, ये भी पढ़ लिया है हमने शिरा क्या होती है, और ये भी पढ़ लिया है हमने कि जो है ना धमनी क्या होती है, और रक्त हृदय के जितने भी भाग हैं उनके बारे में पढ़ लिया। तो अब हम समझते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है, यानी मानव का परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, हमने श्वसन में पढ़ा है, सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है ना ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये हमने रुधिर का एक भाग है पढ़ा है। ये सारा काम कहाँ पे होता है? ये सारा काम जो है ना मानव के फुफ्फुस में होता है, जो हम श्वसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फुफ्फुस में ये काम हो गया। उसके बाद फुफ्फुस से एक शिरा आती है। हमने क्या बात किया थी? शिरा वे होती हैं जो हृदय के अंदर रक्त लेके आती हैं। फुफ्फुस से ये शिरा आती है और ये शिरा आके बायां आलिंद में अपना सारा रक्त जमा कर देती है, और ये अब जो रक्त आया है इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है, बायां आलिंद में हमारा आ गया। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या है? बायां आलिंद में आने के बाद बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में एक वाल्व है, मतलब एक दरवाज़ा है, जिससे बायां आलिंद से रक्त बायां निलय में आ जाता है। तो जो भी ऑक्सीकृत रक्त था वो फुफ्फुस शिरा से बायां आलिंद में आया और बायां आलिंद से कहाँ आ गया? बायां निलय में। इतना काम होने के बाद अब बायां निलय से यह रक्त बाहर निकलेगा। देखो ये दिख रही है ना, बायां निलय से यह रक्त बाहर निकलेगा और मानव शरीर के सभी अंगों में जाएगा, आपके सिर से लेकर और पैर तक जाएगा। और क्योंकि सिर से लेकर पैर तक जाएगा इसलिए हमारा हृदय जो है ना धड़कता है। उस धड़कने का काम क्या होता है? धड़कने का काम होता है इतना दाब उत्पन्न करना जिसके कारण से यह रक्त आसानी से जा सके। जैसे हम मोटर चलाते हैं ना भाई, मोटर ऐसे बजती रहती है ना, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ कंपन सा होता रहता है, तो उस कंपन की वजह से पानी निकलता है। उसी प्रकार से हमारा हृदय जो है ना वो धक धक करता है ना, यानी वो कंपन करता है। उस कंपन की वजह से एक दाब उत्पन्न होता है, जिस दाब के कारण से हमारा जो रक्त है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंच सके। यानी देखो हमारे सिर के ऊपर की तरफ भी जाता है, देखो नीचे की तरफ तो हम सोच सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की तरफ चला जाए, लेकिन ऊपर की तरफ भी जाता है, यानी कोई ना कोई दाब तो चाहिए। तो वो दाब कौन पैदा करता है? वो दाब जो है ना हृदय पैदा करता है कंपन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यानी क्या हो गया? और धमनी कौन सी हमने बात की है बार बार, धमनी क्या होती है? धमनी यानी वे जो हृदय से रक्त शरीर के सभी अंगों में लेके जाती है। तो ये महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी फिर बाद में बढ़ जाती है बहुत सारी धमनिकाओं में और केशिकाओं में, ये जाता है सभी टिश्यूज़ में। टिश्यू यानी सभी ऊतकों, यानी मानव शरीर के सभी अंगों में। जैसे क्या होता है, पहले अंग में जाएगा, अंग में से फिर ऊतक में जाएगा, ऊतक पे ही अब हमारा क्या होगा? वहाँ पे जाके वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या था? जिसमें हमने ग्लूकोज की सहायता से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया था। यानी अब क्या हो गया? वायवीय श्वसन हो गया। अब वायवीय श्वसन के कारण से क्या हो गया कि जितनी भी ऑक्सीजन इस रक्त में थी वो तो सभी चली गई, सारी की सारी हमारे ऊतकों में और कोशिकाओं में, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई। अब
जो रक्त बाहर निकलेगा, यानी जो रक्त है वो तो बाहर निकलेगा, लेकिन जो रक्त बाहर निकलेगा अब उसमें ऑक्सीजन घुली हुई नहीं होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होगी, क्योंकि अब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। ठीक है, तो अब इसको वापस से लेके जाना पड़ेगा हमें हमारे श्वसन तंत्र के जो फुफ्फुस हैं उन तक, यानी हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े ही तो इसमें ऑक्सीजन डालेंगे ना, हमने पहले ही बात की थी। और फेफड़ों तक कोई भी चीज़ सीधी नहीं जा सकती, कोई भी चीज़ अगर बाहर जाएगी ना तो वो किससे पूछ के जाएगी, वो हृदय से पूछ के जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में घुली हुई है वह महाशिरा के माध्यम से, शिराओं का काम क्या है, रक्त को अंदर जमा करना, महाशिरा के माध्यम से ये दायां आलिंद में जमा हो जाएगी। दायां आलिंद में जमा होने के बाद उसी प्रकार से जैसे पहला होता बीच में क्या वाल है, वाल क्या करेगा, दायां आलिंद से और दायां निलय में इस रक्त को पहुंचा देगा। ये रक्त अब वापस से जाएगा हमारे पास फुफ्फुस में। फुफ्फुस में क्यों जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस में तो जाना पड़ेगा, तभी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वहीं पे जाके हमारा जो है ना श्वसन होगा। तो अब ये फुफ्फुस में दायां निलय से जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, फुफ्फुस धमनी से। इसे हमने धमनी क्यों कहा है, क्योंकि धमनी का काम है हृदय से रक्त बाहर ले जाना। अब हमारा जो रक्त है वो 2 बार हमारे हृदय में आया, हमारे हृदय में 4 कोष्ठक हो गए ना, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। हमारा हृदय क्योंकि एक बार तो जो है फुफ्फुस के माध्यम से बायां आलिंद में आया, उसके बाद एक दूसरी बार इस महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में आया, तो हमारा रक्त क्या हो गया, मानव परिसंचरण तंत्र का रक्त जो है ना 2 बार हृदय में आया और 2 बार हृदय में आया, इसीलिए मानव के परिसंचरण को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। ठीक है, अब जो ये दोहरा परिसंचरण है हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुस परिसंचरण। और जो नीचे वाला है ये जिसके माध्यम से सारे शरीर में जा भी रहा है और शरीर से वापस आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी सिस्टमिक परिसंचरण। ये बहुत समझने की बात है बेटा, एक बार हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो हमने ये 4 भाग कर दिए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बायां आलिंद, ये क्या हो गया हमारा बायां निलय, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा दायां आलिंद, और ये क्या हो गया दायां निलय। इसमें से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है ना भाई फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा लेके आएगी बायां आलिंद में हृदय, बायां आलिंद में हृदय के बायां आलिंद में जो है रक्त आएगा, बायां आलिंद से दायां निलय में जाएगा, दायां निलय से महाधमनी के माध्यम से मानव शरीर के सभी अंगों में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन ये सभी अंगों को दे देगा ताकि वे श्वसन कर सके, वरना श्वसन नहीं होगा उनका। श्वसन करने के बाद वे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में लाया जाएगा, और दायां आलिंद से ये सभी जितना भी विऑक्सीकृत हमारे पास रुधिर है वह आएगा दायां निलय में, और दायां निलय में फिर से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चला जाएगा हमारे पास फुफ्फुस में, और फुफ्फुस में फिर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगी नासा द्वार से, और उसकी बजाय ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, यानी जितना भी रुधिर है वो आरबीसी की सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से फिर से क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इसे समझने के लिए ना ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है, और 2 बातें याद रखनी है। एक बात तो क्या कि शिराएं वे होती है जो हृदय के अंदर रक्त लेके आती हैं, और दूसरी बात क्या कि धमनी वे होती हैं जो हृदय से बाहर लेके जाती हैं, हृदय से बाहर लेकर जाती हैं वे क्या कहलाती हैं, धमनी, और शिराएं क्या होती हैं, वे जो हृदय के अंदर लेके आए। और कभी भी कोई भी रक्त जो है ना वो हृदय के बिना नहीं जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी कोशिका या किसी भी अंग से सीधा फुफ्फुस में चला गया। फुफ्फुस में जाने के लिए जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी हार्ट में। जैसे आपके घर में सभी के में क्या होते हैं, पापा होते हैं ना, तो आपको कोई भी अगर बड़ा काम करना है ना तो एक बार भाई कहाँ एडमिशन लेना या ऐसा कोई, एक बार उनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो वो वाला काम कौन करता है, हमारा हृदय। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आए तो मेरा सजेशन है एक बार फिर से देखें और डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगी।